अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, दिस इज अब्दुल रहमान। वेलकम टू स्टूडेंट्स डायरी। डियर व्यूवर्स, आज हम बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक पे बात करेंगे जो कि छोटा सा टॉपिक है लेकिन बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट इसलिए है कि अगर इसके सीक्वेंस में आप थोड़ा सा भी आगे पीछे कर लेते हैं तो इसका मकसद पूरा नहीं होता। तो व्यूवर्स, हमारा आज का टॉपिक है हाउ टू डॉन और डॉफ योर पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट्स। पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट, इन शॉर्ट हम उसको पीपीई कहते हैं। आप सबको पता है दैट एक्ट एज अ फिजिकल बैरियर दैट प्रिवेंट हेल्थ केयर स्टाफ। मैं आपको पहले भी बता चुका हूं बार बार कि ये हमारे लिए एज ए लास्ट लाइन ऑफ डिफेंस का काम करता है। अगर ये पीपीई किसी तरीके से ब्रीच हो जाए और पैथोजन उसको क्रॉस कर जाए तो आप एक्सपोज होते हो पैथोजेंस के लिए। डॉन अप्रोप्रिएट पीपीई आफ्टर रिस्क असेसमेंट। हमेशा आपने इस बात का ध्यान रखना है कि पीपीई तो बहुत सारे हैं, लैब्स में काम करेंगे या सर्जिकल इंटरवेंशन करेंगे या डायलिसिस यूनिट में काम करेंगे, तो आपके पास वैरायटी ऑफ ऑप्शंस है पीपीई की। लेकिन आपने अपने रिक्वायरमेंट को देखते हुए, अपने लैब के सेटअप को देखते हुए आपने रिस्क असेसमेंट करनी है और उसके अकॉर्डिंगली पीपीई को चूज करना है। और इसमें और एक इम्पॉर्टेंट चीज ये है कि यू शुड नो द प्रिंसिपल ऑफ ट्रांसमिशन of that pathogens that will help reduce wastage of the PPE। आपने अपने पैथोजेंस को भी आइडेंटिफाई करना है और उसको उसकी ट्रांसमिशन को जहन में रखते हुए आपने पीपीई को सेलेक्ट करने हैं। इससे फायदा ये होगा कि आपके वेस्टेज जो है पीपीई की ज्यादा नहीं होगी। और दूसरा ये कि आप ओवर पीपीई नहीं पहनेंगे, मतलब जरूरत सिर्फ ग्लव्स की है और लैब कोट की है, लेकिन ऊपर से आपने पेपर रेस्पिरेटर भी पहना हुआ है, फेस शील्ड भी पहना हुआ है, जो आपको काम करने में फिर दुश्वारी पेश आएगी। तो रिस्क असेसमेंट इसी तरह है, जैसे अगर हम एग्जांपल लेते हैं, अगर आपने लैब में नॉर्मल रूटीन के टेस्ट करने हैं, जैसे लिपिड प्रोफाइल करना है, ग्लूकोज लेवल वगैरह करने हैं, तो उसके लिए आप जस्ट ग्लव्स और लैब कोट या गाउन्स पहन लेते हैं। आई थिंक दैट इज इनफ। ज़्यादा से ज़्यादा हुआ तो मास्क पहन लिया। लेकिन अगर आप कोरोना के पेशेंट्स को डील कर रहे हैं या कॉन्गो वायरस के पेशेंट को डील कर रहे हैं, तो फिर आप ऑफ कोर्स आपने पूरा टाइविक सूट पहना होता है, आपने रेस्पिरेटर पहना होता है, आपने N95 मास्क और गॉगल्स वगैरह सारा कुछ आपने डिटेल में जो भी पीपीज उसके अकॉर्डिंगली है वो सारे आप पहनते हैं। In a situation where a biosafety cabinet cannot be used, PPE may become the primary barrier between personal and hazardous biological agents and toxins। नॉर्मली हमारे लिए जो बायोसेफ्टी कैबिनेट्स होते हैं या फ्यूम हुड्स होते हैं जिसमें हम सिर्फ अपना हाथ डाल के काम करते हैं, वो हमारे लिए प्राइमरी बैरियर का काम करते हैं। और हमारे जो पीपीई होते हैं वो हमारे लिए सेकेंडरी बैरियर और लास्ट लाइन ऑफ डिफेंस का काम कर रहे होते हैं। लेकिन कुछ सिचुएशंस ऐसी होती हैं जहाँ पे फिजिबल नहीं होता फिजिकली कि आप बायोसेफ्टी कैबिनेट को वहाँ ले जा सकें, या फिर जैसे कि कहीं आउटडोर जाके आपने किसी का सैंपल लेना है कोविड-19 का, तो आप बायोसेफ्टी कैबिनेट को तो नहीं लेके जा सकेंगे। सो उस वक्त आपके पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट्स आपके लिए प्राइमरी बैरियर का काम करते हैं, और वो वही सिर्फ हाइल होते हैं बिटवीन यू एंड हेजर्डस बायोलॉजिकल एजेंट्स और टॉक्सिन के दरमियान सिर्फ आपके पीपीई होते हैं उस दौरान। पीपीई में सबको पता है आपको कि ग्लव्स होते हैं हमारे पास, कोट्स होते हैं, गाउन्स होते हैं, शू कवर्स होते हैं, क्लोज टो लेबोरेटरी फुटवेयर होते हैं, रेस्पिरेटर्स, फेस शील्ड, सेफ्टी ग्लासेस, गॉगल्स और ईयर प्लग्स। तो वैसे तो अगर आप नाम लें तो बहुत ज़्यादा हैं पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट्स, लेकिन इट ऑल विल डिपेंड ऑन योर रिस्क असेसमेंट एंड योर रिक्वायरमेंट। मैंने जैसे अभी पहले भी एग्जांपल दी है कि अगर आप सिंपल टेस्ट रन कर रहे हैं और कहीं पे आप किसी एरोसोल या ड्रॉपलेट ट्रांसमिशन के डिजीज़ के पेशेंट को चेक कर रहे हैं, तो ऑफ कोर्स उसमें आपको ज़्यादा पीपीई चाहिए होंगे, रेस्पिरेटर चाहिए होगा, पेपर्स वगैरह चाहिए होगा, पावर्ड एयर प्योरीफाइंग रेस्पिरेटर।
तो वो सारी चीज़ें डिपेंड करता है सिचुएशन पे कि आप स्टैंडर्ड प्रिकॉशन ले रहे हैं या ड्रॉपलेट रिस्क प्रिकॉशंस है या एरोसोल जनरेटेड प्रिकॉशंस हैं, तो उसके अकॉर्डिंगली आपने पीपीई को भी सेलेक्ट करना है। बाज़ औक़ात आप किसी हाई सेंट्रीफ्यूज मशीन के साथ काम कर रहे होते हो तो उसमें से इतनी ज़्यादा नॉइज़ प्रोड्यूस होती है तो उसमें आपको ईयर प्लग की भी ज़रूरत पड़ जाती है, अदरवाइज आपको नॉर्मल सिचुएशन में ईयर प्लग्स की ज़रूरत नहीं होती। It is essential that personal protective equipment should be worn and taken off safely. ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आपके पास ये जो ऊपर हमने पीपी बैन की हैं, आपके पास ये सारे मौजूद हैं, लेकिन आपको उसके डॉन करते हुए यानी पुट ऑन करते हुए या डॉफ करते हुए यानी रिमूव करते हुए आपको उसके सीक्वेंस का नहीं पता, तो इसका मतलब यही है कि जैसे आपके पास है ही नहीं पीपी। लिहाजा हम आपको अभी प्रॉपर पहले डॉनिंग का तरीका बताएंगे पीपीई का कि हाउ टू पुट ऑन पीपीई, और उसके बाद हम आपको डॉफिंग का तरीका भी बताएंगे। डॉनिंग करते हुए आपने किन चीज़ों का ख्याल करना है? सबसे पहले तो आपने, हम पहले भी बता चुके हैं कि आइडेंटिफाई करना है हैजर्ड को। हैजर्ड हर वो चीज़ जो आपको नुकसान पहुंचा सकती है, ठीक है। हैजर्ड आपकी घर में भी मौजूद है, लेबॉर्ट्री में भी मौजूद है, लेकिन अब हम पीपीई के लिहाज से, लैब के लिहाज से बात कर रहे हैं, तो हैजर्ड आपके लिए पैथोजेंस है, हैजर्ड आपके पास माइक्रोबियल कल्चर है, हैजर्ड आपके पास डेंटल मटेरियल है पेशेंट्स के, तो ये सारे आपके लिए हैजर्ड है। और उसके रिस्क को देखते हुए कि उससे आपको रिस्क कितना है और उसके अकॉर्डिंगली आपने पीपीई को डिवाइस करना है। रिमेंबर, मैंने आपको पहले भी कहा था कि रिस्क इज नेवर स्टैटिक। रिस्क साकिन नहीं होता, एक जगह पे सिर्फ नहीं रहता, बल्कि रिस्क आपका कम या ज़्यादा होता रहता है हैजर्ड्स को लेके। तो आपने फिर इस सब चीज़ों को, सिचुएशन को, सिनेरियो को देखते हुए अपने पीपी पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट को आपने इकट्ठा कर लेना है जो आपकी ज़रूरत के मुताबिक है। पुट ऑन कहाँ करने हैं और टेक ऑफ कहाँ करने हैं, डॉन कहाँ करने हैं और डॉफ कहाँ करने हैं। तो ऑफ कोर्स एक बफर जोन होता है, जो हमारे पास ज़्यादा इन्फेक्शियस मटेरियल को जब हम डील कर रहे होते हैं तो हमने एक बफर जोन रखा होता है, रूम रखा होता है, जिसको हम एंटी रूम कहते हैं, जहाँ पे हम नॉर्मली पहन लेते हैं पीपीज को, और निकलते हुए भी एक हमने बफर जोन रखा होता है जहां हम डॉफ करते हैं यानी रिमूव करते हैं। और वहां पे हमने, अगर बहुत ज़्यादा इन्फेक्शियस मटेरियल है तो ऑटोक्लेव लगाया होता है या प्रॉपर वेस्ट बैग रखे होते हैं जिसमें इन्फेक्शियस वेस्ट बैग होते हैं, और सारी पीपी हम उस इन्फेक्शियस वेस्ट बैग में डिकंटेमिनेशन के बाद डाल देते हैं। तो ये बहुत ज़रूरी है, और पीपी साथ होना इसीलिए ज़रूरी है, ये ना हो कि आपने ग्लव्स यहाँ रखे हुए हैं, क्लीन एरिया में रखे हुए हैं, और फिर गाउन आप डर्टी एरिया में जाके वहाँ पहन लेते हो, फिर आप ग्लासेस जो है वो कहीं और से पिक करते हो, तो ऑल द वे कभी डर्टी और क्लीन में आप आते जाते रहो, फिर आपकी पीपी का कोई मकसद नहीं रह जाता। हाँ, फोर्थली आपके पास क्या होना चाहिए? डू यू हैव अ बडी और मिरर? आपके पास जब नॉर्मल लैब्स में तो इन चीज़ों की शायद आपको ज़रूरत ना हो, मतलब आपने नॉर्मल रूटीन के टेस्ट करने हैं या डेंटल स्क्रीनिंग करनी है या सर्जिकल इंटरवेंशन करनी है, लेकिन अगर इमरजेंसी सिचुएशन होती है या BSL 3 या लेवल 4 में आप काम कर रहे हैं, जैसे स्टार्ट में कोरोना था, तो अब तो खैर कोरोना को भी लोग सीरियस नहीं ले रहे, लेकिन जब स्टार्ट में कोरोना आया था तो उसमें फिर आप, या आप कांगो वायरस को कर रहे हैं, तो आप कोई भी लूप होल्स नहीं छोड़ सकते कोई सीक्वेंस में, या आपने गलती से मास्क सही नहीं लगाया या कोई एक पैरामीटर आपसे रह गया है, तो उसको मेक श्योर करने के लिए कि आप सारा कुछ ठीक कर रहे हैं, आपके साथ एक बंदा खड़ा होता है जो एक्सपर्ट होता है, जिसके पास चेक लिस्ट होती है और वो देखता रहता है। वो मिरर के दूसरी तरफ खड़ा होता है या आपके पास खड़ा होता है अगर सेफ बफर जोन है, और वो आपको बताता जाता है कि ओके दैट हैज़ बीन डन, दैट हैज़ बीन डन, और वो चेक करता जाता है और टिक करता जाता है। या अगर आपके पास बडी मौजूद नहीं है, लैक ऑफ रिसोर्सेज है, तो आप सामने आपके पास मिरर लाजमी लगा होना चाहिए जिसमें आप खुद को देखते हैं और हर एक चीज़ को प्रॉपरली डॉन करते हुए या डॉफ करते हुए आपको पता चल रहा होता है। डू यू नो हाउ यू विल डील विद, अगर सिचुएशन कोई अराइज होती है आपके पास, आपने पीपी पहने हैं या उसको डॉफ करना है, तो उसका क्या तरीकाकार होगा? लेट्स से आपके से स्पिल हो गया, तो क्या आप अपने पैथोजेंस को जानते हैं कि उसमें क्या क्या उसमें खासियतें हैं? क्या वो एरोसोल से जनरेशन से ट्रांसफ़र हो सकता है, या फिर वो कौन से डिसइंफेक्टेंट से डिसइंफेक्ट हो सकता है? पीपी मेरी कौन सी ज़रूरी है उसके लिए? सो इन चीज़ों को जब कोई सिचुएशन, इंसिडेंट या एक्सीडेंट होता है, तो उसको कोप अप करने के लिए आपके पास इंफॉर्मेशन उसके बारे में होना ज़रूरी है। तो ये आपके पास पहला स्टेप हो गया। सेकंड स्टेप आपके पास क्या है कि आप गाउन्स और ग्लव्स को पुट ऑन करेंगे।
गाउन्स आपके पास अगेन मैं बार बार एक चीज़ कह रहा हूँ कि सर्जिकल वालों के लिए ये स्टेप कुछ थोड़े से वेरिएट कर सकते हैं और लैब वालों के लिए स्लाइटली डिफरेंट हो सकते हैं, क्योंकि आपकी सिचुएशन पे मैटर करता है रिस्क असेसमेंट पे। सर्जिकल वाले नॉर्मली स्टीराइल गाउन पहनते हैं, सो इट डजेंट मैटर कि उन्होंने ग्लव्स पहने हैं या नहीं पहने, तो वो पहले गाउन पहन लेंगे क्योंकि स्टीराइल है, सिर्फ हाथ को पहले सैनिटाइज करेंगे या वॉश करेंगे, उसके बाद गाउन पहन लेंगे और उसके बाद उसने ग्लव्स पुट ऑन करने हैं। वो जो स्टीराइल टेक्निक है ग्लव्स पहनने का, मैंने इसके लिए आपको एक लेक्चर इस पर अपलोड भी किया है, स्टीराइल टेक्निक ग्लव्स डॉनिंग, तो वो आप वहाँ से भी देख सकते हैं। तो ग्लव्स फिर उसके बाद पहनेंगे और वो कफ के ऊपर आएगा ग्लव्स उनका। लेकिन लैब की सिचुएशन में हम नॉर्मली जैसे आपको मालूम है कि लैक ऑफ रिसोर्सेज की वजह से लैब कोट यूज़ होता है और वो रीयूजेबल होता है। तो रीयूजेबल लैब कोट ऑफ कोर्स कंटेमिनेटेड हो सकता है फ्रॉम द आउटसाइड, तो जब भी आप उसको निकाल के पहनेंगे तो आपने पहले ग्लव्स पहने होने चाहिए आपको। ये नहीं हो कि आपने पहले लैब कोट पहन लिया और हाथ कंटेमिनेट कर लिया उसके बाद आप ग्लव्स पहन रहे हो, ऐसा नहीं होगा। पहले आप ग्लव्स पहन लेंगे और फिर उसके बाद लैब कोट पहन लेंगे। और फिर ये भी होता है कि अगर एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सिचुएशन है जैसे कोविड-19 में था, तो आप डबल लेयर ऑफ ग्लव्स पहनते हो, डबल पेयर ऑफ ग्लव्स पहनते हो। सो ये आपके प्राइमरी ग्लव्स होंगे जो अभी स्टेप नंबर 2 पे पहनेंगे, और लास्ट में जब सारा कुछ आप डॉन कर लेंगे तो 5th नंबर पे आपके पास जो है वो आप दोबारा एक और पेयर ऑफ ग्लव्स पहनेंगे, सेकेंडरी पेयर ऑफ ग्लव्स। फिर आपने रिस्पिरेटर या आपका जो भी N95 मास्क है या मेडिकल मास्क है उसको आपने पहनना है, और उसका एक पहनने का एक खास तरीकाकार है। अगर आप उस तरीके से नहीं पहनेंगे तो फिर आपके पास प्रॉब्लम अराइज होंगी। वो तरीकाकार क्या है कि हम उसको प्रॉपर चेक करने के लिए सील चेक करते हैं। पहनने के बाद एक सिंपल सा सील चेक है वो हम करते हैं, और उसमें ये है कि जब आपने पहनना है इस रिस्पिरेटर को तो आप अपने हाथ पे इसको इस तरह रख लेंगे कि इसका जो मेटल साइड है जो आपके नोज पीस के ऊपर आएगा, नोज पीस जो है नोज के ऊपर जो आएगा वो आपके फिंगर की तरफ हो और इसके दोनों स्ट्रिंग्स जो है वो नीचे की तरफ लटक रही हो। उसके बाद आपने उसको अपने फेस के ऊपर रखना है ताकि नीचे वाला पार्ट जो मास्क का है वो आपके चिन पे अटैच होके फिक्स होके आ जाए, और ऊपर जो है वो आपका नोज पीस जो है स्टील का वो नोज के ऊपर आ जाए। फिर आपने एक स्ट्रिंग को पकड़ के आपने इसको क्या करना है, पुल ओवर करके आपने ईयर के ऊपर, हेड का जो ऊपर वाला पार्ट है जिसमें ये दिखाया गया है जिस तरह, इसके ऊपर आपने रख के फिक्स कर देना है। ठीक है, फिर दूसरे स्ट्रिंग को पकड़ लेना है और उसको ऑल द वे हेड के ऊपर से ले जाके कान के नीचे से आपके नेक के बराबर आएगा। सो इस तरह से ये फिक्स हो जाएगा। लेकिन यहाँ पे आपने इसको नहीं छोड़ना, इसको आपने फर्दर कंफर्म करना है। आपने दोनों फिंगर्स को लेके इस सील को जो है वो प्रेस करना है, अपने नोज के मुताबिक एडजस्ट करना है। अगर आप एक फिंगर को करेंगे तो एक साइड फिक्स हो जाएगा, दूसरा आपका वैसे ही रह जाएगा और वहां से आपकी एयर एस्केप हो सकेगी, बाहर से भी आएगी अंदर से भी आएगी। सो आप दोनों को प्रॉपरली फिक्स कर लोगे। जब ये हो गया तो आपने मास्क पहन तो लिया या रेस्पिरेटर पहन तो लिया। अब बात आती है कि आपने इसका सील चेक मेक श्योर करना है कि ये प्रॉपरली फिट हुआ है और इसमें से कहीं एयर बाहर से तो नहीं आ रही, साइडों से या अंदर से बाहर तो नहीं जा रही। तो इसके लिए हम एक पॉजिटिव सील चेक करते हैं और एक हमारे पास नेगेटिव सील चेक है। पॉजिटिव सील चेक में यही है कि इसमें आप हाथ रखोगे अपने मास्क के ऊपर, ठीक है, और आपने ग्लव्स पहने हुए, मास्क आपका स्टीराइल होता है। N95 जब हमारे पास शॉर्टेज होती थी कोविड-19 में तो हम रीयूज भी कर लेते थे फॉर 3, 4 या 5 डेज, लेकिन उसके लिए फिर जरूरी है कि आपने ग्लव्स पहने हुए हो। तो फिर हम मास्क के ऊपर ऐसे हाथ रख के फिर शार्पली पॉजिटिव सील चेक में शार्पली एक्सहेल करते हैं। तो जब एक्सहेल करते हैं तो वो एयर जो है आपके हाथों पे अगर वो साइड से निकल रही है तो इट मीन्स कि वो प्रॉपर फिक्स नहीं हुआ, तो आप नोज पीस को दोबारा से एडजस्ट करके दोबारा ये परफॉर्म करोगे पॉजिटिव, जब तक ये एयर साइडों से निकलना बंद ना हो। तो ये इस तरह से आपका पॉजिटिव सील चेक हो जाएगा। नेगेटिव सील चेक में अगेन ऐसे ही हाथ रखने हैं और आपने इनहेल करना है, डीपली इनहेल करना है। तो जब अगर ये प्रॉपर फिक्स हुआ है और साइडों से इसमें से एयर लीकेज नहीं हो रही तो आपका मास्क आपके मुंह की तरफ चिपक जाएगा। ठीक है, सो और जिसको हम कहते हैं कि रिस्पिरेटर विल क्लिंग टू योर फेस, अंदर की तरफ चिपक जाएगा। लेकिन अगर इसमें कोई एयर बाहर निकल रही है या बाहर से आ रही है
तो वो साइडों से अंदर आ जाएगी मास्क के और वो मास्क अंदर नहीं चिपकेगा, उसी पोजीशन में रहेगा। इसका मतलब है कि आप मास्क सही नहीं बैठा हुआ तो आप प्रॉपर फिर पोजीशन सेट करोगे, स्ट्रिंग्स को ठीक करोगे और दोबारा करोगे जब तक कि आपका नेगेटिव सील चेक जो है वो ठीक से आपका मास्क काम नहीं करता। अगर ये नहीं होता तो आपके लिए प्रॉब्लम्स होंगी, तब तक आप जो है रिस्क पे होते हैं कि आपके माइक्रोब्स जो एरोसोल्स के थ्रू जनरेट हो सकते हैं, आपके पास ट्रांसफर हो सकती हैं, तो वो इन साइडों से आप इनहेल कर सकते हैं। सो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, पॉजिटिव और नेगेटिव सील चेक पीपीई को पहनते हुए, रिस्पिरेटर को पहनते हुए। फिर आपने ये चीज़ें पहन ली, उसके बाद आपके पास गॉगल्स की बारी आती है। अगर आपकी रिस्क असेसमेंट आपको यही कहती है कि आपने गॉगल्स ज़रूरी पहनने हैं क्योंकि स्प्लैशेस से भी आपको आइज़ में इन्फेक्शन हो सकता है, थ्रू आइज़ रूट भी वो ट्रांसफ़र हो सकता है। तो पहले तो ये कि अगर आपका ये रिस्पिरेटर जो मैंने अभी सील चेक का बताया सही लगा है, तो आपके अपने एरोसोल्स साइड से होते हुए आपके गॉगल्स में नहीं ट्रैप होंगे, जो आपको नॉर्मली फॉगी सिचुएशन डेवलप हो जाती है, जो आपको फिर नज़र नहीं आता, वो एरोसोल जनरेट हो जाते हैं, इसके अंदर चिपक जाते हैं। लेकिन साथ ही आप कोशिश ये करेंगे कि आप जो भी गॉगल्स यूज रखें वो एंटी फॉग ड्रॉप्स या फॉग रेजिस्टेंट गॉगल्स हो, जिसपे फॉग जो है वो डिपॉजिट ना हो, क्योंकि शायद हो सकता है आप कोई ऐसा प्रोसीजर भी कर रहे हो जिसमें आप फ्लेम को ऑन करते हो उसमें से, और या कोई एरोसोल्स वगैरह जनरेट हो तो वो गॉगल्स पे चिपके ना और आपके लिए देखने में कोई मसला ना हो। और आपके पास अगर कैप्स ज़रूरी है, उसमें आपने हेड को भी कवर करना है यानी हेयर्स को कवर करना है, तो आप कैप्स भी पहन लेंगे। नॉर्मली सर्जिकल प्रोसीजर में कैप्स पहनी जाती है। फिर 5th नंबर पे जैसे मैंने पहले भी कहा था कि नाउ पुट ऑन योर ग्लव्स। अगर ये सारे प्रोसीजर जो इससे पहले जितनी पीपीज मैंने बताए हैं, गाउन्स हो गया, आपके रिस्पिरेटर हो गया, गॉगल्स हो गए, कवर हेड कवर हो गया, ये अगर सारे आपके स्टीराइल हैं तो बेयर हैंड आप उसको पहन सकते हो, सिर्फ बशर्ते कि आपने हाथ को सैनिटाइज किया हो और आखिर में आप सिंगल पेयर ऑफ ग्लव्स पहन लो। लेकिन अगर आपके पास ये स्टीराइल नहीं है, कोई भी रीयूजेबल है, तो आप ये करेंगे कि पहले ग्लव्स पहनेंगे गाउन से पहले, फिर ये सारी चीज़ें पहनोगे और लास्ट में आप दोबारा एक ग्लव्स पहन लोगे। अगर आप किसी सीरियस न्यूयत या इन्फेक्शियस एजेंट्स के साथ आप डील करें तो आप 2 पेयर ऑफ ग्लव्स पहनोगे। कुछ एडिशनल पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट्स है, मैंने पहले भी थोड़ा सा जिक्र किया था, जैसे पेपर है जिसे हम कहते हैं पावर्ड एयर प्योरीफाइंग रेस्पिरेटर, क्योंकि जो बहुत ज़्यादा BSL-4 लेवल के जो पैथोजन होते हैं जो हाईली इन्फेक्शियस होते हैं, उसमें हम ना ये चाहते हैं कि लैब की एयर हमारे पास आए, ना हम ये चाहते हैं कि हमारे एरोसोल जाके उस पर गिरे जिससे रिजल्ट्स में फ़र्क आ जाए। तो हम इस तरह का साथ टाइबिक सूट पहनते हैं जो कि पूरे जिस्म को कवर कर लेता है। उसमें हमें फिर लैब कोट की बजाय ये टाइबिक सूट इनफ होता है, साथ शू कवर इसके साथ अटैच लगे होते हैं। और ये रिस्पिरेटर में ऑक्सीजन सिलेंडर से इसके अंदर एक मोटर साथ आपके बैक पे लगा होता है जो एयर को, फ्रेश एयर को थ्रू रिस्पिरेटर जो प्योरीफायर होता है वो उस आपके पास लेके आता है ऑक्सीजन को, और आपके जो एरोसोल्स होता है उसको वापस लेके जाता है और उसको सेफली जो है फिल्टर करके रिमूव करता है एनवायरनमेंट में। तो यहाँ तक हमारा डॉनिंग का प्रोसीजर था, और अब हम आते हैं डॉफिंग का। ये भी बहुत क्रिटिकल है, ख़ास करके लैब्स के एनवायरनमेंट में, जब हम मोस्टली क्योंकि लैब्स में चीज़ें रीयूज़ करते हैं तो उसमें डॉफिंग बहुत मैटर करती है। आपकी मोस्टली चीज़ें कंटेमिनेटेड होती हैं तो उसको आपने स्टेप वाइज जो है वो डॉफ करना बहुत ज़रूरी है। सीक्वेंस आगे पीछे होगा तो फिर मसले पैदा होते हैं। सो हाउ टू रिमूव ऑन द पीपी? First of all, you will avoid the contamination of self and other item in the environment. तो आपने खुद को भी बचाना है और environment को भी सेव करना है। Remove the visibly contaminated item first. जो सबसे ज़्यादा visibly contaminated होते हैं उसको सबसे पहले आपने remove करना है। जिसमें अगर आपने शू कवर पहना है तो ऑफ कोर्स फ्लोर पे वो सबसे ज़्यादा कंटेमिनेटेड होता है, तो आपने अभी ग्लव्स नहीं रिमूव करने होते, सबसे पहले आपने शू कवर को रिमूव कर दिया। फिर आपके पास ग्लव्स आ गए, जो अगर 2 पेयर ऑफ ग्लव्स है तो फर्स्ट पेयर ऑफ ग्लव्स आप रिमूव करते हो और साथ ही आप गाउन को भी रिमूव करते हो क्योंकि वो भी ज़्यादा कंटेमिनेटेड होता है। सो उसको हम रिमूव करने का तरीका ये है कि रिमूव ग्लव्स एंड गाउन बाय पीलिंग ऑफ गाउन एंड ग्लव्स एंड रोल इनसाइड आउट। ये उन केसेस में जब डिस्पोजेबल होता है हमारे पास गाउन,
सर्जिकल प्रोसीजर्स में होता है। तो आप उसको ग्लव्स और गाउन्स को इनसाइड आउट पील ऑफ करके और रोल करते हुए निकालते हो और फिर उसको आप वेस्ट बैग में डालते हो, क्योंकि ये जो आइटम्स होते हैं आप उसको जनरल वेस्ट में नहीं फेंकोगे, आप उसको प्रॉपरली रेड बैग या येलो बैग जो आपका इन्फेक्शियस वेस्ट का बैग होता है उसमें आप इसको पुट ऑन करोगे। तो इसमें दो तरह की प्रोसीजर है गाउन्स और ग्लव्स को रिमूव करने के। एक तो ये जिसमें दिखाया गया है ए में, आप देख सकते हैं कि आपका बाहर चूंकि ग्लव्स भी कंटेमिनेटेड है, आपका गाउन भी कंटेमिनेटेड है, तो उधर से पकड़ के आप उसको नीचे लेके आते हो और फिर उसको आप स्लीव से होता हुआ इनसाइड आउट जो है वो निकालते हो। चूंकि ग्लव्स जो है वो कफ के ऊपर आते हैं, तो जब उसको इनसाइड आउट निकालोगे तो ग्लव्स भी ऑटोमेटिकली इसके साथ ही निकल जाते हैं। और सिमिलरली अगर आपने इसको पीछे से स्ट्रिंग्स बांधे हुए तो उसको ओपन करके भी आप साइडों से पकड़ के इनसाइड आउट निकालते हो। और जब आप निकाल लेते हो तो आपके अगर बेयर हैंड है या फर्स्ट पेयर ऑफ ग्लव्स है तो दैट इज सपोज टू बी क्लीन, तो आप इनसाइड से पकड़ के, यानी ये जो अंदर का साइड है इधर से पकड़ के आप वेस्ट के अंदर इसको डालोगे। फिर आपने क्या करना है, ग्लव्स रिमूव करने के बाद अगर दो पेयर हैं तो पहले पेयर जो एक पेयर रह गया उससे हैंड हाइजीन करना है। अगर सिंगल पेयर था तो एक रिमूव कर लिया, बेयर हैंड है तो भी हैंड हाइजीन आपने करना है। रिमेंबर, जब भी आपने डॉफिंग करनी है या रिमूविंग करनी है पीपीई की, तो कोशिश करने कि आपने हर स्टेप के बाद हैंड्स को जो है वो सैनिटाइज करना है विद द सैनिटाइजर। फिर आपने बारी आ जाती है कि आप अगर आपने कैप्स पहनी हुई है तो आप कैप को रिमूव करें, फिर आप गॉगल्स को रिमूव करें। हमेशा आप पीछे से स्ट्रिंग्स को पकड़ के आप रिमूव करेंगे जिस तरह इसमें दिखाया गया है। अब सामने क्योंकि ज़्यादा कंटेमिनेटेड एरिया होता है, आप डायरेक्टली कंटेक्ट में होते हो, तो आप पीछे से पकड़ के उसको रिमूव करते हैं। और फिर आपने उस गॉगल्स को नॉर्मली हम रीप्रोसेस करते रहते हैं, गॉगल्स हमारे पास डिस्पोजेबल नहीं होते तो हम उसको स्टेरिलाइज या डिसइंफेक्ट करके रीयूज़ करते हैं। तो आपने उसको प्रॉपर एक सेपरेट बॉक्स में रखना है और उसके बाद दोबारा हैंड को सैनिटाइज करना है। फिर बारी आपके रिस्पिरेटर की आती है। रिस्पिरेटर का भी खास तरीका है कि ऊपर वाले स्ट्रिंग को पकड़ के आप नीचे लेके आओगे और दूसरे हाथ के फिंगर से इसको नीचे की तरफ प्रेस रखोगे, फिर दूसरी वाली साइड को यहाँ से फिर पुल ऑफ करोगे और इस तरह आपका रिस्पिरेटर बाहर निकल आएगा। रिस्पिरेटर भी हम जब क्राइसिस सिचुएशन थी तो N95 को रीयूज़ किया जाता था 2 to 3 डेज, तो उसको फिर अलग बॉक्स में रखा जाता था और फिर हाइड्रोजन पेरोक्साइड वेपर्स के साथ ट्रीट किया जाता था ताकि नेक्स्ट डे आफ्टर 24 आवर उसको रीयूज़ किया जा सके। फिर आपने अगेन एंड में दोबारा भी हैंड हाइजीन्स करना है। जैसे मैंने पहले बताया कि हर उस स्टेप के बाद पीपी के स्टेप के बाद जब एक चीज़ रिमूव करते हो तो आपने हैंड को सैनिटाइज ज़रूर करना है, जो प्रॉपर हैंड सैनिटाइजेशन का तरीका है। रिमेंबर कि आपने जो लास्ट पेयर ऑफ ग्लव्स को, जब भी आपने ग्लव्स को निकालना है तो आपने एक सेफ टेक्निक से उसको निकालना है। तो कुछ चीज़ें हैं एंड में अगर हम थोड़ा सा इसको समराइज करें जिसका आपने बहुत ज़्यादा ख्याल करना है डॉफिंग या डॉनिंग करते हुए, कि राइट सिलेक्शन ऑफ ग्लव्स, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। राइट सिलेक्शन ऑफ ग्लव्स, एक तो आप इस सेंस में कह सकते हो कि राइट साइज ऑफ योर हैंड्स, मीडियम स्मॉल लार्ज, उसके अकॉर्डिंगली आप ग्लव्स सेलेक्ट करोगे। फिर आपने प्रोसीजर्स के अकॉर्डिंगली, जैसे सर्जिकल ग्लव्स सर्जिकल इंटरवेंशन के लिए यूज़ कर सकते हैं, लैब्स के लिए कौन सी ग्लव्स यूज़ करने हैं, रबर ग्लव्स हम पीसीआर के लिए यूज़ करते हैं, पाउडर या लेटेक्स ग्लव्स, विनाइल ग्लव्स कौन सी यूज़ करने हैं, ये चॉइस आपने रिस्क की असेसमेंट को देख के करनी है। अगर आपने वेस्ट को निकालना है, शार्प मटेरियल्स को, तो आप नॉर्मल सर्जिकल ग्लव्स नहीं यूज़ करोगे, आप पंक्चर प्रूफ ग्लव्स यूज़ करोगे जो नॉर्मली हाउसकीपिंग स्टाफ को दिया जाता है, जो कि आपके जो है पूरे हैंड्स को कवर कर लेते हैं और वो पंक्चर प्रूफ होते हैं। चेंज ग्लव इफ टॉर्न आर हेवीली कंटेमिनेटेड, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। अगर आपके ग्लव्स विजिबली कंटेमिनेट हो चुके हैं या अगर वो कहीं से थोड़े से भी फट चुके हैं तो आपने रिस्क नहीं लेना, ये कंजूसी नहीं करनी कि ग्लव्स बचाने हैं, आपने फ़ौरन उसको रिमूव कर देना है, नए पहन लेने हैं। चेंज बिटवीन टास्क एंड प्रोसीजर ऑन द सेम पेशेंट आफ्टर कंटैक्ट विद पोटेंशियल इन्फेक्शियस मटेरियल। सो जब भी आप पेशेंट को डील कर रहे हो और इन्फेक्शियस उसके पास या वुंड्स के साथ आपका कंटैक्ट हो गया तो फ़ौरन आप उस ग्लव्स को रिमूव करके नेक्स्ट ग्लव्स जो है वो डॉन कर लेते हो, या इसी तरह अगर गाउन्स है तो उसको भी आप चेंज करते हो within the procedure. Ensure gloved hands do not come into contact with wearer's face. ग्लव्स ज़्यादा कंटेमिनेटेड होते हैं खास करके लैब्स इन्वायरमेंट में या सर्जिकल इंटरवेंशन में, तो आपने उसको हाथ फेस पे कभी नहीं लेके जाने।
यूज बीकिंग मेथड फॉर ग्लव्स रिमूवल और एनी नॉन टचिंग टेक्निक। तो आपने वो तरीका यूज करना है जब आपने लास्ट पेयर ऑफ ग्लव्स को रिमूव करने हैं कि उससे आपके हाथ कंटेमिनेट ना हो। तो उसमें एक बीकिंग मेथड है जो कि मैंने आपको एक वीडियो में डिमॉन्स्ट्रेट किया है, आप वहां से हेल्प ले सकते हैं। या अगर कोई और नॉन टचिंग टेक्निक है जिससे आपके हाथ जो है वो कंटेमिनेट्स नहीं होते तो आप उसको भी यूज कर सकते हैं। सो दैट वाज ऑल फॉर डॉनिंग एंड डॉफिंग ऑफ पीपी। उम्मीद है आपको समझ आई होगी। अगेन सब्सक्राइब कर लें अगर आप नए आए हैं। तो इंशाल्लाह किसी और इंफॉर्मेटिव वीडियो के साथ आपसे फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।